A very good morning to all the students of class 11th. So students, today we are going to complete this chapter, which is hydrogen. So in the previous lecture, you have already studied about dihydrogen, its physical and chemical properties. And in today's lecture, we are going to discuss about water, its structure, its physical and chemical properties, and about heavy water and how hydrogen is used as fuel. So students, take your copy and pen and then start studying. So let us begin our today's lecture. Our first topic is water. We are going to discuss about water, its physical properties, its chemical properties, how it occur in nature. ये nature में कैसे पाया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है. So you all know that our human body has about 65% and some plant nearly have about 95% water. So you can see here human body contains around 65% of water. So water is the most essential component of all living organism. जितने भी जीवित organisms हैं उनके में सबसे essential सबसे ज़रूरी component क्या है? Water है. और कुछ plants में तो 95% तक water पाया जाता है. So water is very important for our health, for our better health, and our human body contains around 65% of water. So students, first we will discuss the physical property of water. Water के क्या भौतिक गुण हैं आपको पढ़ना है. तो you all know freezing point of water is 273.15 Kelvin and boiling point is 373.15 Kelvin. You know that maximum जो density है, density मतलब घनत्व water का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स है. इट इज़ अ कलरलेस. वाटर का आपको पता है कि कोई कलर नहीं होता है एंड इट इज़ अ टेस्टलेस लिक्विड. इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल्स, even covalent compounds like alcohol and carbohydrates dissolve in water. So first thing is that आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बंध क्या होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है बच्चों, वो एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक ऐसा अट्रैक्शन होता है जो कि हाइड्रोजन जो होता है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है किसके साथ? कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप के साथ. क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? हाइड्रोजन एटम के बीच में और हाइड्रोजन एटम से कोवेलेंटली जुड़ा हुआ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप. और पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपको पता है? पोलर यानी ध्रुवीय मॉलिक्यूल. ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो ऐसे एलिमेंट्स हों जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो. अगर आप पोलर मॉलिक्यूल देखो HCl, तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, विद्युत धनात्मक है. और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता का क्या गुण होता है कि वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव पार्ट होता है, मींस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है एटम मॉलिक्यूल का, उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है साइन, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाता है. तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पोलर मॉलिक्यूल्स, even covalent compounds like alcohol and carbohydrates dissolve in water. So students, let us move on. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. बच्चों ये जो चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के वो बिल्कुल बेसिक चैप्टर्स हैं, सिंपल. उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है. आप समझ लो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है. आपको जानना है कि वाटर कैसा होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी साइंटिस्ट जो थे वो प्रूव कर चुके हैं. वो भी आपको सिर्फ लिखा लिखाया दिख रहा है कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, बट उसकी स्टडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा साइंटिस्ट को. तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो रिपोर्टेड हैं. साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया कि हाँ, स्ट्रक्चर वाटर का ऐसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है, उसकी डेंसिटी इतनी होती है. ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है. तो ये आपको थ्योरेटिकल चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ध्यान से देखो आप, H2O, ऑक्सीजन जो होता है वो बीच में होता है. इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम. और दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो बेंट होते हैं. अभी आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे उसमें आप स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल पढ़ोगे. अभी इतना समझो कि वाटर का स्ट्रक्चर जो होता है बेंट होता है
बीच में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन दोनों तरफ इस तरह से बेंट होते हैं और उनके बीच में कितने एंगल पे बेंट है 104.5 डिग्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जो एंगल होता है कितना होता है 104.5 डिग्री इनके बीच में एंगल होता है। और जो ये 95.7 है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है। इनके बॉन्ड की लंबाई कितनी है 95.7 पिकोमीटर। अब ध्यान से देखो जो ये ए स्ट्रक्चर है इट इज़ द बेंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर कभी भी 180 डिग्री पे नहीं होगा कि बीच में आपने ऑक्सीजन बना दिया और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये बिल्कुल नहीं है। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे क्यों ये स्ट्रक्चर बेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसकी वजह से इनका एंगल जो होता है वो 104.5 डिग्री होता है। अब आप ध्यान से देखो ऑक्सीजन जो है वो विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाइड्रोजन क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। क्लियर? इसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है साइन आया है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव साइन है। यही बात मैं आपको बता रही थी पोलर मॉलिक्यूल कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उससे बॉन्डेड जो भी एटम होता है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव साइन होता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाता है। और सी स्ट्रक्चर में ये आप देख सकते हो कि ऑर्बिटल पिक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का, किस तरीके से ये ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन किस तरीके से ऑर्बिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरलैप करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे इन गैस फेज इट इज अ बेंट मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, with HOH bond angle 104.5। HOH एंगल कितना है 104.5 डिग्री एंड OH बॉन्ड लेंथ जो ये आप देख रहे हो OH बॉन्ड लेंथ इट इज 95.7 पिकोमीटर। इट इज हाईली पोलर इन नेचर। सो स्टूडेंट्स आपने इससे पहले स्लाइड में पढ़ा किस तरीके से गैशियस स्टेट में वाटर का क्या स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है। आपने देखा, देखो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है, ये पूरा इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आइस इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर। क्लियर? आइस जो होता है वो वाटर का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। आपने सबने आइस देखा है, फ्रिज में आइस देखा होगा कि इस तरीके से उसको ध्यान से आप देखना तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 कॉर्नर्स होंगे। क्लियर? अब आप एक को यहाँ पे आप देखो हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉर्नर्स। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस जो होता है वो किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज होता है हेक्सागोनल, यानी ऐसी एक रिंग होती है जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है जिसको हेक्सागोनल कहते हैं। एट लो टेम्परेचर इट कंडेंसेस टू क्यूबिक फॉर्म। लो टेम्परेचर पे ये संघनित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, कौन से फॉर्म में? क्यूब के फॉर्म में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किस तरीके से आइस क्रिस्टलाइज होता है? हेक्सागोनल फॉर्म में, ठीक है। और जब हम टेम्परेचर जब लो करते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, इट कंडेंसेस मतलब संघनन, टू फॉर्म क्यूबिक फॉर्म। हेक्सागोनल से ये क्यूबिक में चेंज हो जाता है, क्यूब की तरह। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। सबको पता है कि आइस की जो डेंसिटी होती है या घनत्व होता है वो क्या होता है? वाटर से कम होता है। देयरफॉर आइस क्यूब्स कैन फ्लोट ऑन वाटर। तभी आप देखो जब भी आप कोल्ड ड्रिंक लो या कुछ भी ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक लो और उसमें आइस डालो तो कभी भी आइस जो है वो नीचे नहीं जाता है वाटर के, वो ऊपर वाटर के सरफेस पे तैरता रहता है, फ्लोट करता रहता है। वाई? बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसकी वजह से वो उसके सरफेस पे फ्लोट करता है। So students, let us study the chemical properties of water. So first property is amphoteric nature. Amphoteric nature means कि water जो है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। So आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये दो रिएक्शंस यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट रिएक्शन में वाटर क्या है? वाटर जो है एक एसिड की तरह काम कर रहा है। क्लियर?
और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर रहा है जब वाटर अमोनिया के एक्वस सोल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है। और सेकेंड रिएक्शन में वाटर जो है एक बेस की तरह काम कर रहा है। जब H2S गैस एक्वस कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और HS माइनस का आयन जो है वो जनरेट होगा। तो पहले रिएक्शन में वाटर क्या एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। जब वाटर के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, उनका ऑटो आयोनाइजेशन होता है, तो हाइड्रोनियम आयन बनता है एक्वस कंडीशन में, जलीय विलयन में, और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। एज यू ऑल नो दैट pH ऑफ वाटर इज 7। वाटर का जो pH होता है न्यूट्रल होता है, 7 होता है, और ये pH पेपर के टुवर्ड्स भी जो है वो न्यूट्रल होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्यों वाटर एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों बेस की तरह, तो वो आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे जहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का काम करता है। वो डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, अभी सिर्फ आप दो रिएक्शन पढ़ लीजिएगा कि वाटर जो है एम्फोटेरिक नेचर का रहता है, यानी वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है, और पहले रिएक्शन में वाटर जो एसिड की तरह काम कर रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में वाटर जो है वो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, यानी ऑक्सीडाइजिंग कारक और अपचायक कारक। ये आपने क्लास 10th में बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप ये ध्यान से देखो यहाँ पे कि जो वाटर है इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिस तरीके से वाटर के पास एम्फोटेरिक नेचर था कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा था, उसी तरीके से वाटर के पास ये केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी रखता है और रिड्यूसिंग नेचर भी रखता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन में आप देखो कि वाटर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। जब वाटर जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज होगी, यहाँ पे वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। सेकेंड रिएक्शन में आप देखो यहाँ पे भी वाटर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। सेकेंड है रिड्यूसिंग एजेंट। जब फ्लोरीन गैस के साथ वाटर का रिएक्शन होता है तो HF बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे वाटर जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है कि किस तरीके से ये वाटर में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होती है इसकी। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। किसी भी सब्सटेंस को वो अपने अंदर घोल सकता है, उसको डिसॉल्व कर सकता है। इट कैन हाइड्रोलाइसिस अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स सच एज ऑक्साइड्स, हेलाइड्स एंड कार्बाइड्स, यानी वाटर में ये कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम ऑक्साइड्स को, हेलाइड्स को या कार्बाइड्स को अपने अंदर डिसॉल्व या हाइड्रोलाइज कर सकता है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्लोराइड है SiCl4, जब वाटर के साथ उसमें आपने घोला, रिएक्शन कराया तो सिलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और 4 मॉलिक्यूल HCl का जनरेट हुआ। इसी तरीके से फॉस्फोरस के साथ आप देख सकते हो, फॉस्फोरस का ऑक्साइड है, किस तरीके से ये H3PO4 में कन्वर्ट हुआ। फिर ये कैल्शियम हाइड्राइड है, जब वाटर में आप इसको डिसॉल्व करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ, और साथ ही साथ ये C2H2 आपको याद होना चाहिए, इट इज़ एसिटाइलिन। फिर कैल्शियम कार्बाइड है, जब वाटर में डिसॉल्व करोगे आप तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ ही साथ एसिटाइलिन भी जनरेट करेगा। और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3 मिलेगा। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब वाटर के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को अपने अंदर घोलने की, अपने अंदर डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखता है। सो लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। हाइड्रेट का फॉर्मेशन किस तरह से वाटर करता है। फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब जलीय विलयन, फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन मेनी सॉल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब जिनमें वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हों। क्लियर। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। कोबाल्ट नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, निकल सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट। अब आप प्रैक्टिकल्स भी करने लगे हो तो आप धीमे धीमे करके सॉल्ट के कलर को पहचानने लगोगे। तो इन सारे सॉल्ट्स में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं, इसीलिए इनको हाइड्रेट्स बोलते हैं। क्लियर। कोई भी ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर जुड़ा हो, दैट विल बी हाइड्रेट।
तो हाइड्रेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया बच्चों। पहला है कोऑर्डिनेटेड वाटर, जिसमें वाटर कोऑर्डिनेटेड हो, वाटर उसमें जुड़ा हो। इंटरस्टिशियल वाटर यानी कि उनके किनारों पे, मेन स्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि उनके किनारों पे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू उस सॉल्ट में जुड़े होंगे। तो बच्चों आपने देखा कि हाइड्रेट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। कोऑर्डिनेटेड वाटर, जिनमें उनके स्ट्रक्चर में वाटर कोऑर्डिनेटेड हो, वाटर जुड़ा हो। इंटरस्टिशियल वाटर यानी कि उनके मेन स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि किनारों पे जो है वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर यानी आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप ध्यान से समझो। देखो आप, ये हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, वो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा होगा और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आप ध्यान से देखो, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, नीचे आप देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा याद रखिएगा। और ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ोगे किस तरीके से क्या क्या कंडीशन होती हैं। 2 तरीके का होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा हो। तो एक तरीके से आप ऐसा समझो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक वीक बॉन्डिंग होती है, कमज़ोर बॉन्डिंग होती है। किसके बीच में? हाइड्रोजन के बीच में और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में कोवेलेंटली बॉन्डेड जो होता है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉट डॉट से दिखाते हैं, कभी भी ऐसे स्ट्रेट डार्क लाइन से नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, मतलब आसानी से ये टूट सकता है। इनके बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पाया जाएगा, लेकिन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता है तो आसानी से वो टूट सकता है। इट इज़ अ वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड, इसीलिए इसको डॉट 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 से हम दिखाते हैं। तो आप देखो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर के एग्जाम्पल में किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। ये आप देखो, ये कॉपर का एग्जाम्पल है, किस तरीके से वाटर जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड मतलब वो जुड़ा हुआ है उससे। ये है बेरियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, इंटरस्टिशियल वाटर यानी कि इनके कोनों पे जो है, किनारों पे वाटर मॉलिक्यूल। बहुत क्लियर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये 3D इमेज है, बस आप ये ध्यान देना, नोट्स में मैंने एग्जाम्पल प्रोवाइड किया। ये बेरियम क्लोराइड का है, इसका फॉर्मूला होता है BaCl2 डॉट 2H2O। डॉट 2H2O मतलब जो वो H2O है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, वो इंटरस्टिशियल यानी कोनों पे प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, ये कॉपर का एग्जाम्पल है जिनके भी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। आपने ये बहुत बार पढ़ा भी है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, यानी कठोर जल और मृदु जल। आपने बहुत बार इसको पढ़ा है, मैंने डिफ्रेंशिएट मैं कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, यहाँ पे सॉफ्ट वाटर में दिख रहा होगा कि क्लियर वाटर है और हार्ड वाटर में आपको धुंधला सा दिख रहा है, टर्बिडिटी दिख रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। और आप सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हार्ड वाटर यानी कठोर जल। हार्ड वाटर इज वाटर दैट हैज़ अ हाई मिनरल कंटेंट, उनके में मिनरल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। सॉफ्ट वाटर इज वाटर हैविंग अ लेस मिनरल कंटेंट, उनके में मिनरल का जो अमाउंट होता है, कंटेंट होता है, वो कम होता है। हार्ड वाटर कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हार्ड वाटर यानी कठोर जल होता है उसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयंस होते हैं, यानी मैग्नीशियम 2+ और कैल्शियम 2+ के आयंस प्रेजेंट होते हैं। और सॉफ्ट वाटर में सोडियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, Na+ के आयन प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर ऑफन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, हार्ड वाटर का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। क्यों सॉल्टी होता है, नमकीन होता है? क्योंकि उसमें सोडियम के कंटेंट्स होते हैं, सोडियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर या कठोर जल फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू लाइमस्टोन एंड चॉक, ठीक है। लाइमस्टोन और चॉक के थ्रू जब वाटर फ्लो करता है तो हार्ड वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉफ्ट वाटर कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? सॉफ्ट वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, मृदु वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है? पास्ड बाय
पासिंग हार्ड वाटर ओवर एन आयन एक्सचेंज रेजिन। आयन एक्सचेंज रेजिन एक मेथड होता है, आगे आप क्रोमेटोग्राफी आपने पढ़ा होगा, उसमें आयंस को सेपरेट किया जाता है रेजिन की मदद से। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ड वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है। व्हेन इट फ्लोज, जब वो बहता है लाइमस्टोन और चॉक के थ्रू, तब हार्ड वाटर का फॉर्मेशन होता है। और सॉफ्ट वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हार्ड वाटर जो है उसको कहाँ पास किया जाता है, ओवर एन आयन एक्सचेंज रेजिन। ये एक सेपरेशन की टेक्निक है। नेक्स्ट है आपका हार्ड वाटर का, सोप हैज़ अ लेस इफेक्ट, अ फिल्म इज फॉर्म्ड रैदर देन अ फोम। मतलब इसमें ये एक लेस इफेक्ट होता है कि ये साबुन के साथ झाग नहीं देता, लैदर नहीं करता है। और सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल जो होता है हैज़ अ गुड इफेक्ट, और फोम इज फॉर्म्ड, फोम आराम से फॉर्म हो जाता है। तो इसकी भी पहचान होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने पढ़ा है कि जो हार्डनेस होती है, जो हार्ड वाटर होता है उसमें हार्डनेस जो होती है वो दो तरीके की होती है, टेम्परेरी अस्थाई और परमानेंट यानी स्थाई। बहुत बार आपने पढ़ा है, आप देख लो इसको। टेम्परेरी हार्डनेस किस वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेरी या अस्थाई जो हार्डनेस होती है वो किस वजह से होती है, कठोरता, बाइकार्बोनेट्स, किसकी बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। परमानेंट यानी स्थाई जो कठोरता होती है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। या तो क्लोराइड की वजह से होगी या सल्फेट की वजह से होगी, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस की वजह से। टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, टेम्परेरी है, अस्थाई है, तो हम सिंपली बॉयल करके उसको रिमूव कर सकते हैं। बट परमानेंट हार्डनेस जो कि क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसको हम बॉइलिंग के थ्रू नहीं रिमूव कर सकते हैं। हार्डनेस रिमूवल इज चीप, टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको आराम से हम उसके हार्डनेस को निकाल सकते हैं, वो चीप है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस को निकालना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे रिएक्शन भी दिया है, आप इसको देख लीजिए। H2O प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट्स आप देख लो, बाइकार्बोनेट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या मैग्नीशियम के कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स की वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है। और परमानेंट हार्डनेस जो है वो बेसिकली किसकी वजह से होती है, क्लोराइड या सल्फेट्स की वजह से होती है। आप देखो कैल्शियम सल्फेट है, जब इसको सॉलिड फॉर्म है, जब इसको घोला जाएगा, जब इसको एक्वस मतलब कैल्शियम सल्फेट को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो कैल्शियम आयन में टूट गया और सल्फेट आयन में ये टूट गया। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत सिंपल है, हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ये। आप ध्यान से देखो, जैसे आपने एक बॉटल में हैवी वाटर लिया है, ठीक है, भारी जल, और एक नॉर्मल वाटर है जिसका फॉर्मूला H2O है। तो आप देख सकते हो जब आप वेइंग करोगे तो नॉर्मल वाटर हल्का पाया जा रहा है एज कंपेयर टू हैवी वाटर। क्यों, क्योंकि जो ड्यूटेरियम डी है वो किससे मिलके बना है, दैट इज द आइसोटोप, हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। हैवी वाटर है ये, इसका फॉर्मूला है D2O, और नॉर्मल वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O। आपने पढ़ा है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पे जो डी है वो एब्रीवेट कर रहा है ड्यूटेरियम को। सो हैवी वाटर जो है वो हैवी होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। सो ऑल वाटर इज नॉट इक्वल। आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, H2O मैंने बताया कि ऑक्सीजन सेंटर में होता है, यहाँ पे जो 2 वाइट से आपको दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हैवी वाटर में यहाँ पे आप देखो ये ऑक्सीजन है, रेड कलर से जो एटम है, और ग्रीन कलर से जो आपको एटम दिख रहा है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है और उसकी जगह हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम। सो इट इज़ वेरी ईजी, ये सिर्फ सिंपल आपको रिएक्शन देखना है कि किस तरीके से इसके जो है ड्यूटेरियम के कंपाउंड्स इससे और बनाए जा सकते हैं। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, कैल्शियम कार्बाइड को जब हैवी वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो आप देखो C2D2 मिलता है जैसे, और कैल्शियम का आप देख सकते हैं OD ट्वाइस मिलता है। यहाँ पे सल्फर ट्राईऑक्साइड है, जब ड्यूटेरियम ऑक्साइड से सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम ने। सिंपल रिएक्शन है। अगर ये सिंपल होता, यहाँ पे अगर H2O आप लेते तो C2H2 बनता है एसिटाइलिन, और यहाँ पे CaOH ट्वाइस बनता है। OH H को हटा दो आप और उसके आइसोटोप को D को लगा दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरीके से एल्यूमिनियम के कार्बाइड जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो CD4, अगर ये नॉर्मल वाटर होता, H2O होता, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता, CH4 यानी मीथेन मिलता, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलता। बस हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस कर देना है ड्यूटेरियम से।
सो यूजेस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड मीन्स वो हैवी वाटर का क्या यूज़ है. इट इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर में ये मॉडरेटर का काम करता है. ठीक है. इट इज़ यूज्ड इन द एक्सचेंज रिएक्शन स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म. बहुत सारे अभी आप आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म्स पढ़ोगे तो ये बेसिकली किस लिए स्टडी किया जाता है. ये एक्सचेंज रिएक्शन, जब आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं उनके स्टडी में, जब रिएक्शन मैकेनिज्म्स में जब आयन एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं तो उनके स्टडी करने में ड्यूटेरियम ऑक्साइड या हैवी वाटर का यूज़ होता है. सो बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसको खुद भी पढ़ोगे तो आ जाएगा. हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल सेल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए फ्यूल सेल के फॉर्म में यूज़ होता है हाइड्रोजन. वन मेजर एडवांटेज ऑफ कंबशन, कंबशन यानी क्या होता है, कंबशन यानी दहन. मेजर एडवांटेज है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन का, इट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल पॉल्यूशन. इसकी वजह से जो हाइड्रोजन जब कंबशन होता है उसका, तो पॉल्यूशन बहुत लेस प्रोड्यूस होता है. एंड देयर इज़ नॉट एनी इमिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. जब इसका कंबशन होता है तो कुछ अनबर्न्ड मतलब कि कुछ पार्टिकल्स कार्बन के जले हुए और जो बिना जले हुए पार्टिकल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं. तो जब ये कंबशन होता है हाइड्रोजन को तो बहुत लिटिल पॉल्यूशन, बहुत कम प्रोड्यूस होता है और देयर इज़ नॉट एनी इमिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, मतलब कोई भी अजले हुए पार्टिकल्स कार्बन के प्रोड्यूस नहीं होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक. इसकी वजह से जो रहता है पॉल्यूशन कम होता है हाइड्रोजन को अगर हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी दी हैं, आप देख लो यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज़ कहाँ कहाँ पे है. सिंपल है, किस तरह से फ्यूल सेल में यूज़ होता है और किस तरीके से ऑफिस में, होम्स में, और आप देखो हाइड्रोजन के सेल्स को किस तरह से ट्रांस में, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में, फ्यूल सेल व्हीकल्स में यूज़ किया जा रहा है, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, ऑयल है, नेचुरल गैस. ये सारी चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन को जब हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं तो बहुत लिटिल पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है और कोई भी बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल जो स्मोक का फॉर्म करता है, जो पॉल्यूशन को जनरेट करता है, वो प्रोड्यूस नहीं होता है. सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. मैं देखती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, दैट मीन्स या तो आपको लेक्चर पूरा समझ में आ रहा है या तो आप अटेंशन नहीं दे रहे हो. तो जो भी है सीरियसली पढ़ो. आप लोग जान रहे हो कि इस समय कैसा सिचुएशन है, किस तरीके से. तो ऑनलाइन ऑफलाइन अब आपकी दोनों पढ़ाई स्टार्ट होने जा रही है. तो आप कमांड करो हर चीज़ पे, क्योंकि टाइम बच्चों कम है और आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है. अगर रिड्यूस भी किया गया है तो चैप्टर्स रिड्यूस नहीं किए गए हैं, सिर्फ उसके टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं. तो अभी आप 11th में जितना स्ट्रांगली पढ़ोगे, जितना अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, आगे चल के 12th में आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा. सो थैंक यू सो मच and God bless you all.